अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि एक वीक हम लोग कंट्रास्ट पढ़ेंगे, एक वीक हम प्रोजेक्शंस पढ़ेंगे और एक वीक हम अपने प्रोसीजर्स को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जीआर 4 पोर्शंस में बेसिकली डिवाइड हुई हुई है। तो लास्ट वीक हमने कंट्रास्ट को दिया था और इस वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोजेक्शंस और बेसिक इमेजिंग प्रोसीजर्स वगैरह सारा कुछ साथ साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम एक्सरे स्टार्ट करेंगे रीजन वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ आज, वो है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे मोस्ट कॉमनली परफॉर्म डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन है। ठीक है, सबसे ज्यादा किया जाने वाला रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो एक्सरे है वो चेस्ट एक्सरे है। ठीक है, अच्छा, और चेस्ट एक्सरे में होता क्या है बेसिकली? चेस्ट एक्सरे अगर मैं आप लोग आगे एक इमेज आएगी उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी। चेस्ट एक्सरे में बेसिकली आप लोग हार्ट, लंग्स, आपके एयरवेज, ब्लड वेसल्स, स्पाइन की कुछ बोन्स और चेस्ट को आप व्यू करते हो। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है एक्सरे जो है वो नॉन इन्वेजिव मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कोई भी मेडिकल कंडीशन है उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, और इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव का डिफरेंस मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज, अब आप लोगों को जब हम चेस्ट एक्सरे पढ़ना स्टार्ट होंगे आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस पता होने चाहिए, जो कि एज अ इमेजिंग स्टूडेंट कोई आपसे पूछ सकता है कि चेस्ट एक्सरे होता क्या है, करते क्यों है, पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करेंगे एक्सरे के लिए, एक्सरे करते वक्त हमारा जो इक्विपमेंट है वो कैसा नजर आना चाहिए, ये प्रोसीजर करते क्यों है, कितने वक्त का होता है, इसमें हमें कोई पेशेंट जो है वो आपसे अगर सवाल कर ले तो हमें कोई प्रोसीजर के दरमियान में, शुरू में, स्टार्टिंग में, यानी ड्यूरिंग एंड आफ्टर हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या नहीं, हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली वो आपसे बेनिफिट्स और रिस्क पूछेगा इस प्रोसीजर के, तो एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चेस्ट एक्सरे ये आप लोगों का हाइजनबर्ग से भी आप लोग पढ़ सकते हो, क्लार्क से भी पढ़ सकते हो, जिस बुक से पढ़ना चाहो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरा बेसिक काम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू देना है, कॉन्सेप्ट देना है, बाकी पढ़ना आप लोगों का काम है डिटेल में जहाँ से आप लोग पढ़ सको। और मैं टोटली उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि अब ऑब्वियसली हम फिजिकल अपेयरेंस में नहीं मैं पढ़ा सकती आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं या नहीं समझ में आता। ठीक है, तो बेहतर है कि कम्युनिकेट करने में आसानी हो मुझे आप लोगों के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो चेस्ट एक्सरे है। एक्सरे आपको वैसे ही बता रहा है कि इसमें प्रोसीजर हम कैसे करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन बेसिकली हम यूज कर रहे होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन को यूज करते हुए हम अपने चेस्ट के अंदर जितने भी हमारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं हम उनका इमेज लेते हैं। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया कि आपके लंग्स को, हार्ट को, चेस्ट वॉल को, इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे की अगर हम इंडिकेशन देखे जाएं, इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि हम करते क्यों हैं। ठीक है, इन लेक्चर के एंड पे इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन दी हुई है। इंडिकेशन में ये आएगा कि हम कब कब करेंगे। जैसे अगर एक पेशेंट आपके पास कंप्लेन एसओबी की कंप्लेन के साथ आ रहे हैं, एसओबी स्टैंड फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, हो सकता है उसको कफ हो। ठीक है, फिर आप उससे पूछते ड्राई कफ है या विद स्पूटम आ रही है यानी परसिस्टेंट कफ है, फीवर हो सकता है यानी टीबी की इंडिकेशन शो हो सकती है हमें, और हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि पेशेंट टीबी के साथ आ रहा है या नहीं। ठीक है, फीवर हो सकता है काफी दिनों से, उसको चेस्ट पेन हो सकती है, कोई कोई भी इंजरी हो सकती है, ब्लंट इंजरी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकती है यानी एक्सीडेंट में हो सकता है उससे कोई चीज हिट की जा सकती है, वैसे ही उसको काफी दिनों से चेस्ट में दर्द हो रहा होता है जिसकी वजह से वो हमारे पास आता है, तो हम उससे एक्सरे परफॉर्म करते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंडीशंस हैं जो लंग्स की हैं जिसकी वजह से हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि निमोनिया है, एम्फिसीमा है, कैंसर है। ठीक है, और सबसे पहले चेस्ट एक्सरे को ही इन कंडीशन में प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि चेस्ट एक्सरे सबसे फास्टेस्ट और इजी मोडालिटी होता है। ठीक है, और ये इमरजेंसी डायग्नोसिस होता है। ठीक है, इसकी इमरजेंसी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि चेस्ट के लिए या चेस्ट कंडीशंस के लिए सबसे इमरजेंसी डायग्नोसिस मोडालिटी कौन सी है, तो आप लोगों ने चेस्ट एक्सरे का ही नाम लेना है। ठीक है, और अगर आपसे पेशेंट आपसे पूछता है, आप लोगों से एज अ टेक्नोलॉजी जो आपसे क्वेश्चन करता है कि जी अब मेरा कल चेस्ट एक्सरे है, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की तो जरूरत नहीं है, तो आप लोगों ने उसको बताना है कि नहीं, चेस्ट एक्सरे के लिए कोई इतनी खास हमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बस सबसे पहली चीज आपने अपने पेशेंट से ये पूछना है अगर वो फीमेल है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि
इन केस अगर आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है और वो एक्सरे के लिए आ रही है, आइदर वो हैंड के एक्सरे के लिए आ रही है, फुट के, चेस्ट के, स्कल के, किस चीज़ के भी, हम उसके एक्सरे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट को रेडिएशंस मिल रही हैं और आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर हार्मफुल टू द फीटस। ठीक है, तो आपकी जो रेडिएशन है वो फीटस के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए आपने मेक श्योर करना है पेशेंट से हिस्ट्री लेते हुए, या जब वो आपके पास आएगा, कि पेशेंट प्रेग्नेंट ना हो। आपने अपना एग्जाम स्टार्ट करने से पहले पेशेंट से पूछना है। ठीक है, उसके अलावा आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो उसने जो ज्वेलरी पहनी हुई है वो उतार कर आए। ठीक है, लूज और कंफर्टेबल क्लोथ पहने। अगर ज्यादा होगा तो हमारे डिपार्टमेंट में आएगा तो हम उसको बेसिकली एक अपना जो हॉस्पिटल गाउन होता है वो हम उसको ऑफर करते हैं पहनने के लिए। ठीक है, और अगर फीमेल है तो उसको हम अंडरगारमेंट्स रिमूव कराने के लिए कहते हैं। क्यों अंडरगारमेंट्स रिमूव कराने के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकती, क्योंकि हमने चेस्ट का एक्सरे परफॉर्म करना है, तो ठीक है, ब्रास टैप्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपके प्रोमिनेंट हो सकते हैं चेस्ट एक्सरे में और वो आर्टिफैक्ट कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने सारी पेशेंट प्रेपरेशन जो है वो हमने अपनी तरफ से करनी होती है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि चेस्ट रेडियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एग्जाम कॉमनली परफॉर्म डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन है। और चूंकि हमें कैसे पता चलेगा ये चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है या इसमें कोई पैथोलॉजी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे कैसे नजर आता है। जब हमें नॉर्मल का पता होगा उसके कंपैरिजन में ही हम कोई पैथोलॉजी देख सकेंगे। ठीक है, बाकी अब जो हम बुक के लिहाज से थ्योरेटिकली हम जो चीज़ें पढ़ते हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स में जाते हो और आपकी स्किल्स इन्हांस होते हैं तो वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली जब आप लोगों का इंटर्नशिप, रोटेशन या कुछ भी स्टार्ट होगा वो आप लोग तब देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं तो अभी आप लोगों को अपनी बुक को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें तो बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी एक्सरे के लिए, इमेजिंग मोडालिटीज के लिए आपको कुछ बेसिक डेंसिटीज का पता होना चाहिए कि बेसिक डेंसिटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डेंसिटीज को हम इस तरह मुराद दे सकते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं। ठीक है, और वो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं वो डिफरेंट लेवल पे जाके एक्सरेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब जैसे एयर है, ठीक है, वो डिफरेंट तरह से एक्सरे को एब्जॉर्ब करेगी। बोन है, वो डिफरेंट तरह से करेगी। अगर हम एक मेटल लेते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉर एग्जाम्पल इम्प्लांट है, ठीक है, वो हमारे, अगर वो एक्सरे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी जो डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन है वो किसी और तरह देगा। ठीक है, एयर किसी और तरह देगा, फैट किसी और तरह देगी, टिश्यूज किसी और तरह देंगे, मसल्स किसी और तरह देंगे। ठीक है, इसलिए डेंसिटी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं और वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो हैं एक्सरेज को डिफरेंट लेवल पे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जब वो डिफरेंट लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे उसी लिहाज से वो डिफरेंट शेडोज परफॉर्म करते हैं या देते हैं। ठीक है, 5 रिलेटिव डेंसिटीज हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए और उनकी अपीयरेंस कैसी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली गैस है, गैस को आप एयर भी बोल सकते हो। ठीक है, आपके लंग्स में जो एयर है, ठीक है, फैट है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर जो फैटी लेयर है वो है, वाटर है, ठीक है, बोन है और मेटल है। ये 5 बेसिक रेडियोग्राफिक डेंसिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप पहली लाइन पढ़ो तो उसमें बताया कि लीस्ट डेंस यानी ब्लैक से व्हाइट की अपीयरेंस की तरफ आते हैं, यानी गैस है वो बहुत ज्यादा ब्लैक नजर आएगी, एयर, फिर फैट है वो शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आएगा, वाटर भी शेड्स ऑफ ग्रे में, मसल्स भी, बोन मसल्स भी हमारे पास शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आते हैं, बोन जो है वो हमारे पास ब्राइटेस्ट नजर आती है और मेटल जो है वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट नजर आता है। मेटल के आगे ब्रैकेट में फॉरेन बॉडीज लिखा हुआ है, हो सकता है फॉरेन बॉडीज कोई कॉइन भी होता है जो अक्सर बच्चे इंजेस्ट कर जाते हैं गलती से। ठीक है, हो सकता है पेशेंट ने क्ले इंजेस्ट कर लियो। ठीक है, तो ये सारी फॉरेन बॉडीज हैं। ठीक है, तो ये सारी भी अपीयरेंस हमारे पास ब्राइटेस्ट देंगी, वाइट देंगी। ठीक है, तो ये 5 रेडियोग्राफिक डेंसिटीज हैं और हमें इनका पता होना चाहिए कौन कौन सी हो। ये चेस्ट एक्सरे पे हमारे पास कैसे पेयर आएंगी, चेस्ट एक्सरे क्या कोई भी एक्सरे उस पर कैसे पेयर हो रही है। ठीक है, ये चेस्ट एक्सरे को इतना खास मजे का नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर यहाँ से नजर सही नहीं आ रहा तो आप लोग अपने वहां पर गूगल पे जाके चेस्ट एक्सरे लिख के देख सकते हो, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, तो उसमें भी आपको डेंसिटीज नजर आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये एयर आपको नजर आ रही है, कितना ब्लैक शेडो नजर आ रहा है। ठीक है, वाटर है, ठीक है, शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आएगा ये। ठीक है, बोन है, ठीक है, बोन आपको सबसे ब्राइटेस्ट नजर आती है, ये चीज आपने याद रखनी है। मेटल हो या बोन हो वो आपको सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट नजर आती है। ठीक है, क्यों बोन सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट नजर आएगी? क्योंकि उसकी हाई एब्जॉर्प्शन रेशियो होती है। टिश्यू जो है वो
ग्रे के शेड में नजर आएगा कहीं, यानी वो मॉडरेट एब्जॉर्प्शन होती है उसकी, एयर जो होती है उसकी सबसे ज्यादा लो एब्जॉर्प्शन होती है, इसलिए वो ब्लैक शेड में नजर आएगी। ठीक है, फिर अच्छा, चेस्ट एक्सरे क्योंकि सबसे कॉमनली परफॉर्म है तो उसके लिए कुछ आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि एक्सरे अगर आपके हाथ में, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी। सबसे पहले आपको पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पता होनी चाहिए। जब आप एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे अपने हाथ में पकड़ोगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो उसमें आपने पेशेंट का नाम, एज, ठीक है, कौन से हॉस्पिटल से रेफर किया गया, किस डॉक्टर ने उसको रेफर किया है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब हमने किसी भी रीजन का एक्सरे करना है तो हमें उसके लिए व्यूज पता होने चाहिए कि जी अगर हम चेस्ट एक्सरे करें उसका स्टैंडर्ड व्यू कौन सा, उसका स्पेशल व्यू कौन सा, अगर पेशेंट इस बीमारी के साथ आया या इस पैथोलॉजी के साथ आया, इस कंडीशन के साथ आया, तो हमने कौन सा एक्सरे कैसे परफॉर्म करना है। जो कॉमनली परफॉर्म व्यू है चेस्ट एक्सरे का वो पीए व्यू आता है, ठीक है, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। एपी व्यू एंटीरो पोस्टीरियर होता है, ये हम क्रिटिकल पेशेंट्स के केसेस में करते हैं, जैसे अगर आईसीयू का पेशेंट है, ठीक है, जो खड़ा नहीं हो सकता, उसके लिए हम एपी व्यू करते हैं। लिटा कर भी कर सकते हैं सुपाइन व्यू, ठीक है, सुपाइन में हम एपी करेंगे। लैटरल व्यू हम करते हैं। लैटरल व्यू हम क्यों करेंगे, टीबी के पेशेंट्स में हम करते हैं लैटरल व्यू, ठीक है, हो सकता है पेशेंट को कोई ट्रॉमा है, उस केस में हम लैटरल व्यू कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे के लिए जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो होता है ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शंस। क्यों कि पेशेंट को हमने बताना है कि जी अब आपने सांस रोकना है, अब आपने सांस ले लेना है, क्योंकि हमने अपने लंग्स देखने हैं चेस्ट एक्सरे में, ठीक है, हमने एयरवेज देखनी है, तो उसके लिए हम पेशेंट को फुल इंस्पिरेशन करने के लिए कहते हैं, यानी हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हुए उसको कहते हैं एक्सपोजर देने से पहले कि जी एक लंबा सांस लें और सांस लेके रोक लें। जिस वक्त उसने सांस रोका होगा हमने फौरन उस वक्त एक्सपोजर दे देना है। क्यों उस वक्त एक्सपोजर देना है, क्योंकि उस वक्त एयर होगी लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हुए हुए होंगे, ठीक है, और कोई भी अगर उसके इर्द गिर्द कोई पैथोलॉजी नजर आ रही है तो हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगी, इसलिए हम इंस्पिरेशन में भी करेंगे और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हम एक्सपिरेशन में भी करते हैं, ठीक है। फिर आती है एक्सरे पेनिट्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेस्ट एक्सरे के लिए। अच्छा, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि कितनी एक्सरेज जो है हमारे चेस्ट के स्ट्रक्चर्स में से पास होके हमारे इमेज रिसेप्टर पे स्ट्राइक करके वो हमारे पास आगे फाइनल इमेज प्रोड्यूस करनी है। अंडर पेनिट्रेटेड का मतलब क्या होगा और ओवर पेनिट्रेटेड का मतलब क्या होगा? अच्छा जी, तो कुछ अंडर पेनिट्रेशन को आप दूसरा नाम एक्सपोजर भी दे सकते हो, यानी एक्सपोजर का मतलब ये है ना कि हमने बटन प्रेस किया है और जी रेडिएशन जाके पेशेंट की बॉडी से हिट हुई है, हिट होने के बाद इमेज रिसेप्टर पे जाके स्ट्राइक किया और फाइनल इमेज मिल गया। अगर अंडर पेनिट्रेशन है तो इसका मतलब है कि एक्सपोजर हमसे ऑप्टिमम से कम दिया गया है। ओवर पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि हमने एक्सपोजर ज्यादा दे दिया है, ठीक है। तो ये एक्सपोजर वाली चीज या पेनिट्रेशन वाली चीज आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। और फिर आती है रोटेशन, ठीक है। रोटेशन बेसिकली आपकी पोजीशनिंग आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमने रोटेशन में ये चीज देखनी होती है कि हम चेस्ट एक्सरे में कि हमारे क्लेविकल्स जो हैं, ठीक है, या हमारी क्लेविकल जो बोन है वो हमारे स्पाइन से कितने डिस्टेंस पे है, रोटेट तो नहीं हुई हुई, इक्वल डिस्टेंस पे आ रही है, अलाइन है, स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान में पड़ रही है हमारी स्पाइन, हमने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। रोटेशन बेसिकली हमारी पोजीशनिंग है, हम इसको कह सकते हैं। हम बेसिकली रोटेशन में ये देखते हैं कि हमारी थोरेसिक स्पाइन जो है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, ठीक है, क्या वो हमारी स्टर्नम और क्लेविकल्स के दरमियान में विजिबल है, क्या हमारे क्लेविकल्स जो हैं वो हमारी स्पाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं या नहीं। ये देखो फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इस पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये जिधर जिधर एरो जा रहा है उस चीज को देखो, ये बोन एंड दिस बोन, दीज आर योर क्लेविकल्स, ठीक है। इसके दरमियान में ये चीज जो रन कर रही है क्लियरली इतना विजिबल नहीं है, आगे होपफुली आगे कोई इमेज आएगा उसमें मैं दिखाऊंगी, ये आपकी स्पाइन रन कर रही है। तो रोटेशन का मतलब ये है कि आपकी थोरेसिक स्पाइन जो है वो आपकी स्टर्नम और आपके क्लेविकल्स के दरमियान में अलाइंड है, बिल्कुल सही तरह रन कर रही है, और आपके क्लेविकल्स जो हैं, एक क्लेविकल का एंड ये, दूसरी क्लेविकल का एंड ये, और ये आपकी स्पाइन है, दोनों क्लेविकल्स इक्वल डिस्टेंस पे आपकी स्पाइन पे, बेसिकली ये आपकी रोटेशन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 5 जो आपको चेस्ट एक्सरे के लिए पता होने चाहिए, ठीक है। ये देखो अब पेशेंट डिटेल्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, नेम, डेट, ठीक है, किस डेट को परफॉर्म हुआ था, पेशेंट का नेम क्या है, इंस्पिरेशन में हुआ है, रोटेशन में हुआ है, पेनिट्रेशन, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आप लोगों का स्किल्स उसी वक्त स्ट्रांग होंगी, आप उसी वक्त चेस्ट एक्सरे को देख के या कोई भी एक्सरे को देख के उस वक्त
फौरन से बता सकोगे, आइडेंटिफिकेशन कर सकोगे कौन सा व्यू है कैसा, जब आपको जो जो मेन पॉइंट्स मैं बताऊंगी अगर आप अच्छी तरह आपको याद रहेंगे तो। चेस्ट एक्सरे में इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपने क्लेविकल्स को देखना होता है, ठीक है, अपनी रिब्स को देखना होता है, हार्ट के शेडो को देखना होता है, क्लेविकल्स को देखना होता है, तब आपको पता चलता है कि चेस्ट एक्सरे का कौन सा व्यू है, एपी है, पीए है, लैटरल है, कौन सा व्यू है, ठीक है। सबसे कॉमनली परफॉर्म जो होता है वो पीए व्यू होता है, ये जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये जो उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है इसमें यही बताया हुआ है क्लेविकल्स के दोनों एंड आपकी स्पाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि आप पीए व्यू में आपके पास बेयरली आपकी जो थ्रेसिक स्पाइन है ना वो बेयरली विजिबल होती है, तो वो उन्होंने दिखाई हुई है। ये आपके सीपी एंगल्स हैं, ये देखो ये शार्पली ये आपके पास विजिबल होते हैं पीए व्यू में, ठीक है। ये कोस्टोफ्रेनिक, एक को कोस्टोफ्रेनिक एंगल कहते हैं, एक को कार्डियोफ्रेनिक कहते हैं। कार्डियोफ्रेनिक का मतलब ये है कि जो आपके हार्ट से आपकी रिब्स की तरफ जा रहा है, और कोस्टोफ्रेनिक ये है जो आपके रिब्स से आपके डायफ्राम की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। स्कैपुला, ये आपकी रिब्स हैं, ये जो विजिबल है। बोन मैंने बताया था ब्राइटेस्ट अपेयर है, इसलिए देखो रिब्स कितनी क्लियरली विजिबल हो रही हैं आपके पास, ठीक है। ये आपका हार्ट का शेडो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो चीज नजर आ रही है ये आर लिखा हुआ है बेसिकली राइट। मैंने आप लोगों को पहले दिन भी बताया था कि इमेजिंग में जो चीज आपको आपके इमेज पे राइट नजर आ रही है वो इन पर्सन हमें यहाँ पे लेफ्ट नजर आएगी, असल में वो लेफ्ट होगी और इमेज पे वो राइट नजर आ रही होगी। तो इसलिए हम बेसिकली मार्कर लगाते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है बॉडी की, ठीक है। जिस वक्त आप चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर रहे होते हैं ना उस वक्त आप मार्कर लेफ्ट साइड पे लगाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे आपके पास इमेज आ जाएगा वो आपको राइट साइड पे शो होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों आपको एक दूसरे के ऑपोजिट शो हो रहे होते हैं, ठीक है। सब चेस्ट एक्सरे के लिए प्लीज प्लीज ये बेसिक्स आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्होंने बताया हुआ है कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे आपको पता होना चाहिए कि कैसा नजर आता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल का पता होगा तभी तो आप लोगों को एबनॉर्मल से आप डिफरेंशिएट कर सकोगे ना, ठीक है। सबसे पहले वन वाला जो है, दिस वन इज योर पीए चेस्ट व्यू एंड नंबर टू इज योर लेटरल व्यू, ठीक है। चेस्ट एक्सरे के लिए कॉमनली परफॉर्म व्यू किया ही पीए व्यू जाता है इरेक्ट पोजीशन में। इरेक्ट का मतलब ये होता है कि पेशेंट को सीधा खड़ा करके किया जाता है पीए व्यू, ठीक है। एपी व्यू हम बहुत, हमारे पास एक्सट्रीम केसेस आते हैं जैसे आईसीयू का पेशेंट है, न्यूनेट्स हैं, छोटे बच्चे हैं आईसीयू में, उनके लिए हम एपी व्यू करते हैं, या मतलब एजेड पर्सन हैं, ठीक है, जो आईसीयू में है या कोई ट्रॉमा केसेस के साथ आए हैं नहीं खड़े हो सकते, उनके लिए हम फिर एपी व्यू परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। लैटरल व्यू हम निमोनिया के केसेस में, एयर फ्लूइड लेवल्स चेक करने के लिए, टीबी के केसेस में, कोई पैथोलॉजी देखने उस केसेस में हम लोग लैटरल व्यू परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो कॉमनली परफॉर्म व्यू होता है वो दिस वन जो नंबर वन पे पीए व्यू होता है, इसलिए आपको पीए व्यू पता होना चाहिए कि कैसा होता है, ठीक है। पीए व्यू में आपने जो चीजें देखनी है, मैंने पहले रिब्स आपको विजिबल होनी चाहिए, हार्ट का शेडो देखो, ठीक है। ये वाली जो चीज नजर आई है बेसिकली आप इसको गैस्ट्रिक बबल कहते हो, स्टमक बबल कहते हो, ये नॉर्मल अपीयरेंस है चेस्ट एक्सरे की। दीज आर योर सीपी एंगल्स जो मैंने पहले भी बताया, कार्डियोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ये जो चीज आ रही है ये आपको बता रही है कि ये फीमेल का चेस्ट एक्सरे, क्यों, क्योंकि इसमें ये ब्रेस्ट का शेडो विजिबल आ रहा है, ठीक है। आपने क्लेविकल्स देखनी है, आपको स्कैपुला नजर आ रहा है, आपको स्पाइन कितनी मजे की विजिबल हो रही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो, और लेटरल चेस्ट एक्सरे में आपको पता चल रहा है ये आपकी स्पाइन है, ठीक है, ये सीपी एंगल आपको पता चल रहा है, ठीक है। और एक चीज जो ब्राइटेस्ट नजर आ रही है वो बोन हो सकती है, ठीक है, बोन्स हैं जो ब्राइटेस्ट नजर आ रही हैं, जो शेड्स ऑफ ग्रे में नजर आ रहे हैं वो मसल्स हो सकते हैं, ठीक है। एयर ब्लैक नजर आती है, ये आपके लंग्स हैं, इनके अंदर जो ब्लैक ब्लैक अपीयरेंस है ये एयर है, ठीक है। ये चीजें काइंडली आप लोगों ने अच्छी तरह याद करनी है। अब नॉर्मल पीए चेस्ट एक्सरे है ये, इसमें आपको ये सारी लैंड मार्किंग याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक काम आप लोगों ने और करना है, सब बच्चों ने, आप लोगों की आइजनबर्ग में, ठीक है, चेस्ट एक्सरे स्टार्ट होने से पहले एक पेज है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स बने हुए, वो लैंडमार्क्स आप लोगों को अच्छी तरह याद होने चाहिए। उन लैंडमार्क्स को याद करने का बेसिक मोटिव ये है कि जिस वक्त आप लोग चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर रहे हो, कोई आपसे पूछ लेता है कि जी चेस्ट आपने चेस्ट पीए करना है तो आप सीआर को कहाँ पोजीशन करोगे, सीआर स्टैंड फॉर योर सेंट्रल रे, ठीक है, उसको कहाँ पोजीशन करोगे पीए चेस्ट के लिए।
तो आप कहोगे जी T6 T7 लेवल पे। T6 क्या है, T7 क्या है, थोरेसिक, 6 थोरेसिक वर्टिब्रा है या 7 थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। या टिप ऑफ स्कैपुला पे भी आप कर सकते हो पोजीशन, ठीक है। तो ये कुछ लैंडमार्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, आपने वहां से अच्छी तरह करने हैं। अब नॉर्मल पीए चेस्ट एक्सरे की अपीयरेंस में ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो आपको सारे पता होने चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। स्कैपुला है, क्लेविकल विजिबल है, स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रेकिया, क्राइना, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टिक नोब, सीपी एंगल्स। आपने जो चीजें याद रखनी है मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। गैस्ट्रिक बबल का पता होना चाहिए नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में। You should be familiar with the CP angles. This is costophenic, cardiophrenic angles. रिब्स काउंट करनी आनी चाहिए, इंटीरियर रिब्स, पोस्टीरियर रिब्स, ठीक है। क्लेविकल का पता होना चाहिए, स्कैपुला का, ट्रेकिया, स्पाइनस प्रोसेस, पल्मोनरी आर्टरी एंड हार्ट, ओके। ये लिवर यहाँ पे पड़ा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो प्लीज सबको अच्छी तरह पता होने चाहिए। जब तक ये नहीं पता होंगे तो जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे चेस्ट एक्सरे को नहीं याद कर सकोगे। इसलिए जिन बच्चों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले पता होंगे वही चेस्ट एक्सरे जो है अच्छी तरह देख सकेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको नॉर्मल पीए व्यू चेस्ट एक्सरे का पता होगा, यानी पता हो कि जी ये बेसिक चेस्ट एक्सरे, तभी तो आगे बाकी व्यूज के साथ आप कंपैरिजन कर सकोगे ना। अब जैसे पीए व्यू है, ठीक है, पीए व्यू में आपको जो क्लेविकल्स हैं वो कहाँ नजर आ रही हैं, ये देखो लंग फील्ड्स के ऊपर नजर आ रही है। जबकि एपी व्यू में क्या होता है, आपकी क्लेविकल्स जो है ना वो आपको लंग फील्ड के बिल्कुल ऊपर बॉर्डर पे नजर आ रही होती है। ये अभी हमारे बिल्कुल ऊपर बॉर्डर पे नहीं है, हमारे लंग फील्ड के अंदर है क्लेविकल्स पीए व्यू में। एपी व्यू में क्या होगा, ये जो आपकी दोनों क्लेविकल्स हैं ये आपकी लंग फील्ड के इधर बिल्कुल ऊपर शो हो रही होंगी। वो आगे जब मैं आपको एपी और पीए व्यू दोनों दिखाऊंगी ना तब आप लोगों को डिफरेंस पता चलेगा। इसलिए मैं अभी थोड़ा पढ़ा रही हूँ बिल्कुल, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह आप हजम कर सको इस चीज को। फिर भी नहीं कोई चीज समझ में आती, मैं आप लोगों के पास हर वक्त अवेलेबल हूँ, आप लोग किसी वक्त भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। रिब्स का आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्लेविकल्स का, स्कैपुला का, और ये जो मार्कर है इसका, ठीक है। ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखो ये भी बेसिकली नॉर्मल पीए चेस्ट एक्सरे ही दिखाया हुआ है, इसमें भी वही आपको स्ट्रक्चर्स हाईलाइट करके दिखाएंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको ब्रेस्ट शेडो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होगा इसका मतलब है फीमेल का, ठीक है, चेस्ट एक्सरे है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट लैंडमार्किंग हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अब हमारा रेडियोग्राफ इमेजिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है और उसके लिए मुझे आप लोगों की प्रॉपर अटेंशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक ही रीजन के 10-10 12-12 प्रोजेक्शन भी हमने पढ़नी होंगी। प्रोजेक्शन यानी व्यूज पढ़ने होंगे। जैसे अब चेस्ट है ना, चेस्ट तो थोड़ा सा इसमें हम 4 व्यूज पढ़ेंगे, दैट्स इट, हमारा चेस्ट खत्म। लेकिन जैसे अब स्कल आएगा ना आगे, स्कल में कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्कल के लिए हमें ऑलमोस्ट 15-20 जितने भी आपकी बुक में लिखे होंगे हमें वो पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो एडिशनली क्यों ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता, वी नेवर नो के यूएचएस में जो एग्जाम बनाने के लिए बैठा हुआ है वो किस माइंडसेट के साथ बैठा हुआ है, वो किस लेवल पे जाके आपको एग्जाम बना रहा है आपका, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट सारे व्यूज पढ़ने हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगी, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों ने प्लीज साथ साथ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता, बार बार वही बात मैं कहती हूँ कि बच्चे मेरी बातों को सीरियस ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, वो मुझे, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये इस वक्त एंटायरली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसे लेके चलना है। अगर कोई बच्चा पर्पसली नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, कि जी रिजल्ट आएगा तो करेंगे, तो वो अपना नुकसान खुद कर रहा है, क्योंकि मैं ये चीजें दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो प्लीज बच्चों काइंडली इन चीजों को साथ साथ पढ़ें, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसको आप लोगों के लिए डाइजेस्ट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लीज यहाँ तक जरूर पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।